तकरीबन 50 साल पहले कुछ विशेष इलाकों तक ही फैले पुणे में 1976-77 में कड़ाके की सर्दी पड़ी थी। 5 से 6 डिग्री तापमान में शहर ठिठुर रहा था। ऐसे में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा पुणे शहर गर्मा गया। यह वारदात थी जोशी और भयंकर हत्याकांड की। पुणे के इतिहास में यह काला अध्याय है। इस वारदात में जोशी परिवार के 3 और अभ्यंकर परिवार के 5 सदस्यों के अलावा और 2 लोगों की निर्मम हत्याएं हुई थी। तो क्यों हुई थी ये हत्याएं और पुलिस ने उन्हें कैसे पकड़ा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। तारीख था 1 नवंबर 1976। सुबह का समय था। पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि सदाशिवपेट की विजयनगर कॉलोनी में एक मर्डर हो गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत वहां पहुंचता है और जब पुलिस उस घर में दाखिल होता है तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहां पर टोटल 3 लाशें पड़ी हुई थी। तीनों लाशों के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और तीनों के हाथ और पैर भी बंधे थे और तीनों के गले में नीले रंग की नायलॉन की रस्सी बंधी थी। देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उन लोगों का मर्डर उसी नायलॉन के रस्से से गला दबाकर किया गया है। पर पुलिस को जो है उनको कोई और बात ज़्यादा परेशान कर रही थी। दरअसल उन तीनों लाशों में से एक लाश जो था उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और घर का सारा सामान जो है यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। घर से ना कोई कैश मिला, ना ही कोई गहने, और एक अजीब सा परफ्यूम का स्मेल भी आ रहा था। इससे पुलिस को एक बात साफ हो गया कि मर्डर जो है वो लूटपाट के इरादे से ही किया गया है। खैर, जो 3 बॉडी उस घर से मिलता है उनमें से एक लाश अच्युत जोशी की थी, जो कि एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। दूसरी लाश उसकी पत्नी उषा जोशी की थी और तीसरी लाश जो है जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, वो उसके इकलौते बेटे आनंद जोशी का था। और क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी थी, इसलिए उस समय वहाँ के एसीपी, जिनका नाम मधुसूदन हुलियालकर था, वो भी फौरन मौके पर पहुँचते हैं। जब एसीपी मधुसूदन हुलियालकर वहां पहुंचते हैं तो उस घर का मंजर देखकर दंग रह जाते कि आज तक उन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा क्राइम सीन नहीं देखा था जिसमें एक ही रात में पूरे फैमिली का मर्डर हो जाता है। खैर, इसके बाद सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फोरेंसिक टीम घर से कुछ फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं। अगले दिन जब ये खबर न्यूज़पेपर में आता है तो वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ दिनों तक छानबीन चलता है पर पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगता है। उधर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ जाता है और जितने भी फिंगरप्रिंट्स थे जो उस घर से उठाए गए थे वो सभी उन्हीं घर वालों के ही थे। इसका मतलब ये था कि कातिल ने मर्डर करते टाइम ग्लव्स का इस्तेमाल किया था। खैर, पुलिस को भी वहां से कुछ खास सबूत नहीं मिलता है जिससे कि खूनियों को पकड़ा जा सके और पुलिस को ये बात भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आनंद जोशी की लाश बिना कपड़ों के क्यों था और पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू क्यों आ रही थी। अब कुछ दिन और बीतता है और इस घटना के ठीक 21 दिन बाद एक औरत जिसका नाम यशोमती बफाना था, वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि कुछ लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस गए थे। वो लोग शायद लूटपाट के इरादे से वहां आए थे, पर उस वक्त घर में 2 नौकर जो काफी हट्टे-कट्टे थे, वो भी मौजूद था। उन चारों का उनके साथ लड़ाई होता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। साथ में यशोमती बफाना पुलिस को ये भी बताती है कि वो लोग जो है किसी एक को बॉस करके बुला रहे थे और उसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। पुलिस यशोमती बफाना की बात सुनने के बाद उसकी कंप्लेंट तो लिख लेती है, मगर इसे एक मामूली चोरी और लूटपाट का मामला समझकर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अगर पुलिस उस इंसिडेंट को सीरियस लेती और अच्छे से जांच पड़ताल करती तो शायद आने वाले समय में जो भी मर्डर्स हुए थे वो शायद ना होता। खैर, इसके बाद कुछ दिन और बीत जाता है, मगर पुलिस को अभी तक जोशी परिवार के कातिलों का कोई नाम और निशान नहीं मिलता है। देखते ही देखते तारीख आता है 1 दिसंबर 1976। पुलिस को एक और इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भंडारकर रोड पर बने स्मृति नाम के एक बंगले में मर्डर हो गया है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है और पुलिस जैसे ही बंगले में दाखिल होता है, वहां की हालत देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस घर में ठीक उन्हें वैसा ही नज़ारा देखने को मिलता है जैसा कि कुछ दिन पहले उन्होंने जोशी फैमिली में देखा था। फर्क बस इतना था कि वहाँ 3 लाशें थी और यहाँ घर में पूरे 5 लाशें पड़ी थी और मर्डर भी ठीक उसी तरह किया गया था जैसे जोशी के घर पर किया गया था। यहाँ भी 5 लाशों के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, सभी के हाथ पैर भी बंधे हुए थे और ठीक वैसा ही सभी के गले में एक नीले रंग की नैलॉन की रस्सी का फंदा कसा हुआ था और घर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था। यहाँ भी 5 लाशों में से एक लाश के शरीर पर जो है कोई कपड़ा नहीं था और यहाँ भी पूरे घर में ठीक वैसे ही परफ्यूम की स्मेल आ रही थी
जैसे कि जोशी के परिवार के घर में आ रही थी। खैर, मरने वालों में से एक लाश 88 साल की काशीनाथ शास्त्री अव्यांकर की थी, दूसरी लाश उसकी पत्नी इंदिराबाई की थी, तीसरी लाश उस परिवार की मेड सक्कूबाई वाघ की, चौथी लाश उसके पोते धनंजय की और पांचवी लाश जो बिना कपड़ों की थी वो थी उसकी पोती जय की। घर की हालत और बॉडी देखने के बाद एसीपी मधुसूदन हुलियालकर और उसकी टीम को यह यकीन हो गया कि यह कत्ल भी उसी गैंग ने किया है जिसने जोशी परिवार का मर्डर किया है। इसके बाद पुलिस ने सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कातिल की तलाश शुरू कर दी। इधर अगले दिन जब यह खबर अखबार में छपी तो पूरे पुणे शहर में एक डर का माहौल छा गया। जोशी फैमिली में हुए मर्डर के बाद लोग पहले से ही डरे हुए थे, मगर जब अव्यांकर परिवार में एक साथ 5 लोगों का कत्ल हुआ तो डर का माहौल इतना बढ़ गया कि कई लोग अपने साथ चाकू छुरी लेकर घूमने लगे। लोगों का डर देखते हुए पुलिस ने भी अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। फिर भी लोगों में दहशत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी भरोसा करना बंद कर दिया। ये सब देखते हुए अंत में पुलिस कमिश्नर को पेट्रोलिंग के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ी बुलानी पड़ी ताकि लोगों का डर कम किया जा सके। उधर पुलिस भी पूरी जोर शोर से कातिलों की तलाश में जुटी थी, पर फिर भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही। करीब 4 महीनों से पुलिस उन कातिलों को ढूंढ रही थी, पर इन 4 महीनों के बाद भी पुलिस को कातिलों का कोई सुराग नहीं मिलता है। और ऐसा करते करते तारीख आता है 24 मार्च 1977। शाम का समय था। पुलिस को मुल्ला मुठा नदी के किनारे एक आदमी की लाश मिलने का इन्फॉर्मेशन मिलता है। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन वहां पहुंचती है और उस टीम को जो लीड कर रहे थे वो थे इंस्पेक्टर मानिकराव दमामे। तो जब पुलिस की टीम वहां पहुंचता है तो उन्होंने देखा कि वहां एक आदमी की लाश जो है एक लोहे की सीढ़ी में बंधी हुई है, जिससे देखकर ये साफ लग रहा था कि ये भी एक मर्डर का ही मामला है। खैर, उसके बाद पुलिस उस बॉडी की तलाशी शुरू कर देता है ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल सके जिससे मरने वाले की पहचान किया जा सके। और इस बार पुलिस को तलाशी में मरने वाले की जेब से एक आईडी कार्ड मिल जाता है। हालांकि वो कार्ड कुछ ज़्यादा गीला हो गया था और उस पर लिखे अक्षर थोड़े बहुत पढ़े जा सकते थे, जैसे कि मरने वाले का नाम जो था अनिल गोखले। उसके अलावा उस आईडी कार्ड पर अभिनव कला महाविद्यालय लिखा हुआ था। तो आईडी कार्ड देखने के बाद ये साफ था कि मरने वाले का नाम अनिल गोखले था और वो अभिनय कला महाविद्यालय से संबंध रखता था। इसके बाद इंस्पेक्टर मानिक राव उस लाश के पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगे तो उन्हें एक चीज काफी ज्यादा अजीब लगी। दरअसल उस लाश के गले पर भी एक नीले रंग की नायलॉन की रस्सी बंधा हुआ था। जब उन्होंने उस रस्सी में लगी गांठ को ध्यान से देखा तो उस फंदे की गांठ ठीक वैसे ही थी जैसे कि जोशी और अव्यांकर परिवार में मरने वाले लोगों के गले में थी। गार्ड देखते ही वो समझ गए कि इस मर्डर के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है जिन्होंने पिछले कई महीने में पुणे में काफी ज्यादा मर्डर किए थे। पर मानिक राव को यह कंफर्म नहीं था कि ये मर्डर और बीते कुछ महीनों में हुए सारे मर्डर्स एक दूसरे से लिंक्ड है कि नहीं। इसके बाद वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और ये नैलॉन की रस्सी वाली बात एसीपी मधुसूदन हुलियालकर को बताते हैं। इसके बाद पुलिस ये कंफर्म करने के लिए कि ये मर्डर उन सभी मर्डरों से लिंक्ड है कि नहीं, जोशी अव्यांकर केस में जितने भी लोग मरे थे उनकी डेड बॉडी का जो फोटोग्राफ लिया गया था उनको निकलवाया जाता है और अनिल गोखले के गले में मिले फंदे की गांठ से मैच करते हैं। सारे गांठ जो है एक दूसरे से मैच हो जाते हैं और अब ये कंफर्म हो जाता है कि ये मर्डर उसी गैंग ने किया है जिन्होंने बीते कई महीनों में कई मर्डर्स किए हैं। खैर, इतने में अनिल गोखले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उसमें पता चलता है कि उसका कत्ल कल ही हुआ था। ये बात जानकर कि ये मर्डर रिसेंटली हुआ है, पुलिस तुरंत कातिल को ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर लेट से छानबीन शुरू किए तो कहीं कातिल अंडरग्राउंड ना हो जाए। इसलिए एसीपी हुलियालकर और उसकी टीम फौरन सबसे पहले तिलक रोड पहुंचती है, जहां अभिनव कला महाविद्यालय था, क्योंकि अनिल गोखले उसी कॉलेज का स्टूडेंट था। पुलिस वहां पहुंचकर पता करना शुरू करती है कि आखिरी बार अनिल गोखले को कब और किसके साथ देखा गया था। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि आखिरी बार अनिल गोखले को राजेंद्र जक्कल के साथ उसकी बाइक पर देखा गया था। इसके बाद पुलिस जो है राजेंद्र जक्कल की तलाश शुरू कर देता है और उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होता है जक्कल को ढूंढने में। पुलिस को वो कॉलेज में ही मिल जाता है और पुलिस उसे अपने साथ पूछताछ के लिए थाने ले आई। थाने पहुंचने के बाद जब एसीपी हुलियालकर ने जक्कल से पूछा कि वो कल यानी 23 मार्च 1970 की शाम को कहाँ था, तो उसने बताया कि वो अपने 3 दोस्त दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर हारून शाह के साथ था।
अब पुलिस जो है उनके बाकी के 3 दोस्तों को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं और चारों को अलग-अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस उन चारों से ये पूछता है कि वो पिछले 1 हफ्ते में कहाँ-कहाँ थे। तो चारों जो उसका जवाब देते हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है, जिससे पुलिस को ये शक हो जाता है कि कोई तो बात है जो ये चारों उनसे छुपा रहे हैं। और पुलिस उनको ये पता नहीं होने देता है कि उनको उस पर शक हो गया है। एसीपी हुलियालकर को ये अच्छे से पता था कि अगर इन लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले इनको बाटली में उतारना होगा। इसलिए वो राजेंद्र जक्कल के पास जाते हैं और बड़े ही प्यार से बात करने लगते हैं। बात करते-करते एसीपी हुलियालकर जो है वो एक सिगरेट जक्कल को ऑफर करता है। पर जक्कल पहले तो लेने से हिचकिचा रहा था, पर बाद में वो सिगरेट ले लेता है और फिर एसीपी हुलियालकर उससे ये बोलता है कि पिछले कई दिनों से हम उन कातिलों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने पुणे के लोगों का जीना हराम कर रखा है। अगर तुम्हें उन कातिलों या फिर अनिल गोखले के मर्डर के बारे में कुछ भी पता है तो हमें बता दो ताकि हमें कुछ मदद मिल सके और हम उन खूनियों को पकड़ सके। इसके बाद जक्कल ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो गया। दरअसल वो बोलता है कि उसे ये लगता है कि अनिल गोखले के मर्डर और प्रकाश हेगड़े के मर्डर के बीच में कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो दोनों ही अभिनय कला महाविद्यालय के स्टूडेंट थे और यहीं पर वो सबसे बड़ा गलती कर देता है। खैर पुलिस प्रकाश हेगड़े के बारे में पता करना शुरू कर देता है और जब उसकी फाइल निकलवाई गई तो पता चला कि पिछले साल जनवरी से ही प्रकाश हेगड़े गायब। दरअसल प्रकाश हेगड़े जो है वो पिछले साल 15 जनवरी 1976 को अचानक से गायब हो गया था और गायब होने के ठीक 2 दिन बाद उसके पिता को उसका लिखा हुआ एक लेटर भी मिलता है, जिसमें प्रकाश हेगड़े ने लिखा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रहा है और उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। मगर उस लेटर को देखकर प्रकाश हेगड़े के जो पिता है सुंदर हेगड़े उसको एक चीज खटकती है कि उस लेटर पर उसने अपना नाम यानी प्रकाश हेगड़े के नाम से साइन किया था, जबकि वो आम तौर पर अपने घर के नाम यानी देवदास के नाम से साइन किया करता था। खैर ये लेटर और साइन वाली बात जो है प्रकाश के पिता ने उस वक्त पुलिस को भी बताई थी और ये भी कहा था कि उन्हें शक है कि उनका बेटा अपनी मर्जी से नहीं गया, बल्कि उसका किडनैप हो गया। मगर पुलिस एज यूजुअल उसकी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देता है और उस मिसिंग केस की जांच भी ठीक से नहीं करता है, जो कि पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर पुलिस उस वक्त प्रकाश हेगड़े मिसिंग केस की जांच सही से करता तो शायद पुणे में जो कत्ल हुआ था वो कभी होता ही नहीं। खैर जब एसीपी मधुसूदन हुलियालकर को यह पता चलता है कि प्रकाश हेगड़े पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से गायब है और आज तक उसको कुछ भी पता नहीं चल सका और पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका केस मिसिंग केस है, तो वो ये सोचता है कि जक्कल ने फिर ऐसा क्यों कहा कि प्रकाश हेगड़े और अनिल गोखले के मर्डर आपस में लिंक्ड है। इसका मतलब ये साफ था कि प्रकाश हेगड़े का मर्डर या तो जक्कल ने किया है या फिर वो खूनी को जानता है। पर पुलिस के पास जो है इस बात का कोई सबूत नहीं था कि जक्कल ने ही प्रकाश हेगड़े को मारा था। इसलिए एसीपी हुलियालकर उसको और उसके सारे दोस्तों को सॉरी बोलकर जाने देते हैं, ताकि उन्हें ये न लगे कि पुलिस को उन पर शक हो गया है। और कुछ पुलिस वाले को सिविल यूनिफॉर्म में उन सभी के पीछे नजर रखने के लिए लगा देते हैं। फिर एक दिन जब दिलीप सुतार और शांताराम जगताप आपस में बात कर रहे थे, तो उस बातचीत के दौरान सुतार जो है जगताप से बोलता है कि उसे क्या लगता है कि पुलिस आगे क्या करने वाली है। तो इसके जवाब में सुतार जो है हंसते हुए बोलता है कि जो भी होगा वो संभाल लेंगे। और ये बात जो है सिविल यूनिफॉर्म में खड़े पुलिस वाले सुन लेते हैं। उसके बाद वो उनके बीच हुए इस बात को फौरन एसीपी मधुसूदन हुलियालकर को बताते हैं। अब जैसे इसका पता एसीपी हुलियालकर को मिलता है तो उन्हें अचानक से यशोमती बफाना का केस याद आता है। एसीपी हुलियालकर को ये लगता है कि उस रात जो लोग यशोमती बफाना के बंगले में घुसे थे वो यही चारों दोस्त थे और उन्हीं चारों में से एक उसका बॉस था और उसका बॉस वही इंसान है जिसके बारे में जगताप और सुतार कॉलेज में बात कर रहे थे। पर उस वक्त पुलिस के पास सिर्फ थ्योरी ही थी, उसको साबित करने के लिए ना कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत, बस थी तो एक थ्योरी जो इनमें से किसी को भी सीधे तौर पर गुनहगार साबित करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए पुणे पुलिस इनके खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं और सबूत के तलाश में फिर से अभिनव कला महाविद्यालय पहुंचती है। वहां पहुंचकर पुलिस जब कॉलेज के बच्चों से बात करती है तो वहीं का एक स्टूडेंट जो था जिसका नाम था सतीश गोरे, जो पुलिस को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है
और जब पुलिस उससे बात करता है तो वो और ज़्यादा घबरा जाता है, जिससे पुलिस को उस पर थोड़ा शक होता है और उसे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले आते हैं। फिर जब पुलिस उससे पुणे में हो रहे मर्डर के बारे में पूछती है, तो वो बड़े आसानी से बता देता है कि सारे मर्डर जो है उन्हीं चारों ने, यानी कि जक्कल, सुतार, जगताप और मुनावर ने ही किए हैं। फिर जब पुलिस उससे ये पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता है, तो उसने बताया कि ये बात उन चारों ने खुद उसे बताई थी। इसके अलावा वो एक और नाम लेता है जो इन चारों के साथ खुद एक मर्डर में शामिल था। उसका नाम था सुहास चांडक। इसके बाद पुलिस सुहास चांडक को भी उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है और इंट्रोगेशन के दौरान पुलिस उससे बोलता है कि हमें सब पता है उस मर्डर के बारे में, और अगर तुम अपना गुनाह कबूल करके सरकारी गवाह बन जाओगे तो तुम्हें हो सकता है सजा कम मिले। अब सुहास जो है पुलिस की बात सुनने के बाद उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और अपनी गवाही में अपना गुनाह कबूल कर सारी बात बता देता है। सुहास की गवाही के बाद अब पुलिस के पास काफी सबूत और गवाह मौजूद थे जो इन चारों को गुनहगार साबित कर सके। इसलिए 30 मार्च 1977 को पुलिस राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनावर हारून शाह को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस फिर से उन सभी से इंट्रोगेशन शुरू करती है, तो पहले तो वो सब अपना गुनाह एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, पर जब पुलिस सारे गवाह और सबूत उनके सामने रखती है, तो वो चारों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और फिर शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी बताते हैं, जो कि हम अगले पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।